गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 27 से पेपर 6 का। और लास्ट दिन पे अपन ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 26। ये रिलेटेड था वेक्टर 3D से, और जिसमें अपन को इमेज निकालना था पॉइंट का अबाउट अ प्लेन। तो उसका फॉर्मूला अपन ने रिवाइज किया था। तो चलो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने को दे रखा है 27th क्वेश्चन में, लेट सेट ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स such that x square minus 4x plus 3 negative and x belongs to set of real number। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी दे रखी है और उसमें ये मेंशन्ड है कि इस इनइक्वालिटी का आंसर जब x रियल नंबर हो। ये अपने आप में जो x की वैल्यूज़ हैं वो है अपने आप में सेट A। तो बेटे x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो एक इंटरवल होगा। तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ए सेट इज एन इंटरवल। क्या है सेट ए? एक इंटरवल है। एक्स की जो वैल्यूज जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगी वो इंटरवल होता है, और ए सेट उसी इंटरवल के बराबर है। तो अफेक्टिवली ए एक इंटरवल है। B is equal to curly bracket x such that 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस पी लेस देन इक्वल टू 0, साथ साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर भी इनइक्वालिटी x सच दैट ऐसा हो, और ऑफकोर्स इसमें एक p घुसा हुआ है, आर्बिट्री कांस्टेंट होगा वो। ठीक है, इफ a इज, बेटे ये जानते हैं अपन, a इज, बेटे ये ना जनरली है ना, ये a इज अ सबसेट ऑफ b है, इस तरह से बोला जाता है। कई बार सिंबल ऐसे भी बोला जाता है, a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना। ये होता है प्रॉपर सबसेट के लिए, और ये होता है जब a और b सेट दोनों बराबर हो जाएं, है ना। यानी कि सेट a यहाँ पर सेट b के बराबर हो सकता है। यहाँ पर a सेट में कम से कम एक एलिमेंट b सेट से कम होना पड़ेगा। सारे एलिमेंट होने पड़ेंगे a के जो b में है, और a में एलिमेंट कम भी होने चाहिए। ठीक है, ओके। देन द रेंज ऑफ रियल नंबर्स p, रियल नंबर p। मान लो अपने को इस अगर a सेट b का सबसेट होता है तो फिर जो p का रेंज आएगा उसके बारे में बोला गया है कि अगर ऐसा होता है तो फिर p अपने आप में एक नंबर से लेकर के दूसरे नंबर में होगा, या एक इंटरवल के बीच में p की वैल्यूज लाई करेंगी। तो वो इंटरवल अपने को दे रखा है क्लोज इंटरवल a से लेकर के क्लोज इंटरवल b। और फिर अपने से पूछा है कि भाई इंट दे रखा है a और b इंटीजर है, तो बताना है अपने को भी b माइनस a जो है उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन सेट a निकाल लेते हैं जो कि काफ़ी ईजी है। हमारे सामने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज नेगेटिव। हमने देखा प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो है वो कितना है बेटे 3 है, और सम ऑफ नंबर है ना, सम ऑफ नंबर बेटे कितना है -4 है। फटाफट दिख गया अपने को नंबर -3 और -1। ठीक है, तो कैसे तोड़ लेंगे अपन इसको? एक्स स्क्वायर -3x माइनस एक्स प्लस 3 इज नेगेटिव। पहले दो में बेटे x कॉमन लेके आएगा, x -3, और अगले दोनों में माइनस कॉमन लेके आएगा, x -3 नेगेटिव। दोनों में x -3 कॉमन आके पहले से मल्टीप्लाइड है x, दूसरे से मल्टीप्लाइड है -1, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव रूट के लिए, नेगेटिव इनइक्वालिटी में नेगेटिव के लिए, और दो फैक्टर के लिए, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि x का वैल्यू बेटे कितना हो जाएगा? x हो जाएगा बेटे बिलोंगिंग टू इंटरवल 1 से 3, छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट। तो x आ गया अपना, यानी कि इंटरवल a आ गया, या सेट a आ गया। सेट a बराबर है इंटरवल 1 2 3। ठीक है, ये अपना सेट a। अच्छा, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है a जो है वो b का सबसेट है, a जो है वो b का सबसेट होना पड़ेगा। अच्छा, a जो है अगर b का सबसेट है, यानी कि ऐसे x जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सोचो बेटे सबसेट का मतलब क्या होगा ना। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो सेट ए में है
वो बी में तो होना ही चाहिए। वो सारी वैल्यूज जो हैं जो सेट ए में है वो बी को तो बिलोंग करनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए वहां पर। यानी कि जितनी भी वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं वो इसको तो करनी ही चाहिए। ठीक है, तो अपन ने इस बात को लिखा, अपन ने पहले वाले इनइक्वालिटी इनइक्वेशन को लिखा अपन ने, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी x की वैल्यूज हैं जो यहाँ है वो इसको तो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि a जो है वो छोटा सेट है। इस सेट के आंसर जो x के वैल्यू है वो और बड़े सेट है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ऐसे लिखा p लेस देन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 की पावर 1 माइनस एक्स। हमने यहाँ पर इसका रेंज निकालने का सोचा। ठीक है, किसका रेंज? 2 की पावर 1 माइनस एक्स का। अच्छा बेटे, तो यहाँ पर रख दिया अपन ने, है ना, x की जगह रख दिया अपन ने 1 से 3। तो बेटे 1 माइनस 3 बेटे कितना हो जाएगा? -2। और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटे? 0। 2 की पावर बेटे -2 है ना, से लेकर के 2 की पावर 0 बन रहा है बेटे। 2 की पावर -2 कितना होता है बेटे? 1/4। 2 की पावर 0 कितना होता है बेटे? 1। तो ये कह रहा है कि p शुड बी, क्या कह रहा है ये? p शुड बी लेस देन, ये तो होना ही चाहिए, p इससे कम होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ 1/4 से लेकर के 1। तो बेटे p लेस देन इक्वल टू, नेगेटिव अंदर डाल दिया, कितना आ जाएगा? -1 -1/4। p इससे कम तो होना ही चाहिए। तो बेटे p अगर इससे कम होना ही चाहिए तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि, थोड़ा सोचो आप, दोबारा सोचो एक बार, x का वैल्यू 1 से 3 इसका आंसर है, इसका आंसर पूरा x 1 2 3 तो होना ही चाहिए। सारी की सारी x की वैल्यूज जो 1 से 3 हैं वो इसका आंसर तो होना ही चाहिए। मतलब सारी x की वैल्यूज के लिए, जितनी भी x की वैल्यूज है 1 से 3, उसके लिए p इससे कम होना ही चाहिए। तो सभी से कम होना चाहिए, यानी कि इस पूरी वैल्यू से कम होना चाहिए, यानी कि इसके मिनिमा से कम होना ही चाहिए। ठीक है, सबके लिए जितनी भी x की वैल्यूज हैं जो हैं 1 से 3, उनके लिए ये क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। p इससे कम हमेशा, जब x 1 से 3 है, कम होना ही चाहिए। p इस पूरे इंटरवल से कम होना ही चाहिए। p किसी इंटरवल से कम, इसका मतलब इंटरवल के मिनिमा से कम होना ही चाहिए। ठीक है, ये एक पार्ट था। अपन दूसरे पार्ट पर आते हैं, x² - 2px + 7x + 5, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और लीडिंग कोफिशिएंट इसमें जो है पॉजिटिव है, यानी कि ज़रूर ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। तो पहला थॉट ये आया कि ये इनइक्वालिटी में अपवर्ड पैराबोला बनाना है। और क्या कह रहा है ये? लेस देन इक्वल टू 0। तो पैराबोला यानी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ठीक है, ये अपने आप में क्या है? ये पूरा अपने आप में क्या होता है बेटे? पैराबोला का y कोऑर्डिनेट। क्या होता है अपने आप में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? पैराबोला का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जो पैराबोला का y कोऑर्डिनेट है ना बेटे, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि पैराबोला का जो पार्ट है, ठीक है, पैराबोला का जो हिस्सा है जो ड्रॉ किया गया है, ठीक है, x की वैल्यूज के लिए, वो कहाँ आना चाहिए? बिलो x एक्सिस। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है बेटे? बिलो x एक्सिस। क्या होना चाहिए पैराबोला? बिलो x एक्सिस। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला मुंह ऊपर की तरफ हो और जो पार्ट है पैराबोला का x की उन सर्टेन वैल्यूज के लिए वो कहाँ होना चाहिए? बिलो x एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई अभी अपने देखा a इज सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है, यानी कि जो जो x की वैल्यूज यहां से आएंगी, जो जो x की वैल्यूज यहां से आएंगी, उनमें मैं एक और बहुत अच्छे से बता देता हूं। जैसे मान लो एक इंटरवल लिखा है 1 से 3, तो बेटे ये किसका सबसेट है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 0 से 5। समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा इंटरवल बेटे क्या है? सबसेट है ना। ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। 1 2 3 ये इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ 0 to 5, इस इंटरवल का सबसेट है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर कि x की कुछ वैल्यू है जिनके लिए ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बिलो x एक्सिस आ जाए, और भाई साहब कह रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज जो b में है वो a में तो है ही है। ठीक है, b में जो भी x की वैल्यूज हैं
वो कम से कम ए में तो है ही है। चलो एक पैराबोला बनाते हैं। तो बनाया अपन ने एक अंदाज से पैराबोला, ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कंसिडर पार्ट ऑफ पैराबोला बिलो एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है ये? कंसिडर पार्ट ऑफ पैराबोला बिलो एक्स एक्सिस। तो बेटे आपका आंसर जो है ना, मान लो ये अल्फा है ना, और बेटे क्या है, ये बीटा है। तो ये क्या कह रहा है, इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा बेटे? पैराबोला लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या हो जाएगा बेटे? अल्फा से लेकर के बीटा। क्या हो जाएगा आंसर? छोटे रूट से लेकर के बड़ा रूट। ऑल राइट, अब भाई साहब कह रहे हैं कि जो इंटरवल है ना बेटे 1,3, वो क्या है बेटे? इस इंटरवल का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि 1 जो है ना बेटे क्या होगा? अल्फा से बड़ा होगा, और 3 जो है क्या होगा बेटे? बीटा से छोटा होगा। अर्थात 1 जो है निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं पर आया होगा, और 3 जो है यहाँ पर कहीं पर आया होगा। यानी कि फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। होगा कहाँ से? अल्फा से बीटा के बीच में। फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे? अल्फा से बीटा के बीच में। पर भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ये तो होगा, पर ये होना ही चाहिए, इसमें तो फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आना ही चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं बेटे कि 1 पर फंक्शन क्या हो जाए? नेगेटिव। 3 पर पैराबोला क्या हो जाए? नेगेटिव। अगर मेरे बेटे 1 पर फंक्शन नेगेटिव आ गया और बेटे 3 पर भी फंक्शन नेगेटिव आ गया, तो बेटे पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपने को ये कुछ कुछ अपना लोकेशन ऑफ रूट से मिलता जुलता रह गया सवाल, है ना। क्या अप्लाई करना होगा बेटे अपने को? f(1) लेस देन इक्वल टू 0, और बेटे f(3) ये भी होना चाहिए 0 या उससे कम। अगर ये हो जाएगा ना बेटे, तो क्या हो जाएगा बेटे? 1 से 3 जो है उस इंटरवल में फंक्शन पूरी तरह क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है 1, 3 टोटली उसका सबसेट हो जाएगा। तो चलो अप्लाई करते हैं। f(1) लेस देन इक्वल टू 0। बेटे फंक्शन हम क्या मान रहे हैं? पैराबोला। क्या दे रखा है पैराबोला अपने को? x² -2 इंटू p + 7 इंटू x + 5 है ना, ये अपना पैराबोला। तो 1 पर वैल्यू निकाला बेटे, 1 पे कितना आ रहा है? 2 इंटू p + 7 + 5 है ना, ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0। 3 पर 9 - 6 इंटू p + 7 + 5 लेस देन इक्वल टू 0। बेटे कितना आ रहा है? 6 - 14 है ना, -8 लेस देन इक्वल टू 2p, p ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है ना। ये तो आगे बेटे यहाँ से, बेटे यहाँ से देखते हैं। 9 14 by 6 लेस देन इक्वल टू p + 7, p ग्रेटर देन इक्वल टू 7/3 -7 -14/3 है ना। तो बेटे ये भी होना चाहिए, है ना। पूरे इंटरवल पर फंक्शन नेगेटिव होने के लिए 1 पर भी लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3 पर भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0। दोनों पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तो बेटे क्या होना चाहिए? ये भी होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन, एंड साथ साथ ये भी होना चाहिए सेकेंड कंडीशन, दोनों होने चाहिए। अब बेटे इसका अंदाजा लगाओ, है ना बेटे। ये क्या लिखा है? -4.6 ऐसा कुछ लिखा है। तो P क्या होना चाहिए बेटे? -4 से बड़ा। थोड़ा सोचो आप बेटे, नंबर लाइन पर -4 बेटे कहाँ होगा? यहाँ होगा, और -4.6 बेटे कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर बेटे क्या आ रहा है? -4 से बड़ा। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर। ये बेटे सेकेंड इनइक्वालिटी का आंसर। E भी होना चाहिए और E भी होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। तो दोनों बातें तो कहाँ होंगी बेटे? यहाँ होंगी। दोनों के घरों का जो कॉमन पार्ट है ना, दोनों के घरों का कॉमन पार्ट है, वहाँ पर ये मामला भी जम जाएगा और ये मामला भी जम जाएगा। तो बेटे दोनों का बहुत ही सरल इंटरसेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? P ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ओके, तो बेटे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या आया था अपने पास? P लेस देन इक्वल टू -1। यानी कि अगर
1 3 को मुझे इसका सबसेट बनाना है और इसका सबसेट बनाना है। तो इसका सबसेट बनाने की कंडीशन क्या है, p जो है -1 से कम होना चाहिए, और बेटे दूसरी इनइक्वालिटी उसका सबसेट बनाने के लिए कंडीशन क्या आई, p जो है -4 से बड़ा होना चाहिए। और कुल मिला के ये पूरे सेट का यानी कि b सेट को मुझे कंपाइल करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए मुझे यहां पर देख रहे हो बेटे कॉमा, यानी कि x इसको भी सेटिस्फाई और इसको भी सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई, यानी कि ये भी होना चाहिए ऐसा x और ये भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा x। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा बेटे, इंटरसेक्शन बनाते हैं, फिर बनाते हैं दोबारा बेटे, क्या 0 और बेटे -1 और बेटे -4 है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब, -1 से कम, और क्या कह रहे हैं बेटे भाई साहब, -4 से बड़ा, ठीक है ऐसा। तो ये तो बड़ा अच्छा सीन बन गया है ना। दोनों का जो कॉमन पार्ट है बेटे, कॉमन पार्ट, तो बेटे क्या आ गया, ये आ गया। और बेटे ये कॉमन पार्ट जो है बेटे वो क्या है बेटे, -4 से लेकर के -1। तो P बेटे क्या आ गया, P आ गया बेटे -4 से -1। अर्थात अगर कोई ऐसा P है दुनिया में सच दैट ये दोनों जो है x 1 से 3 के लिए, डेफिनेटली ये दोनों जो है x 1 से 3 के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऐसा P क्या होगा, ऐसा P होगा -4 से -1। तो अंततः हमारा आंसर जो है क्या आ गया बेटे, -4 से -1। अब क्या बेटे, मैचिंग खेलते हैं, है ना। तो छोटा नंबर छोटे के साथ, बड़ा नंबर बड़े के साथ। तो आगरा बेटे क्या आ गया, -4, और बॉम्बे बेटे कितना आ गया, -1। बॉम्बे माइनस आगरा है ना बेटे, -1 -4 बेटे कितना आ जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा बेटे, ये 3। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। एलजेब्रा का, सेट्स का, इंटरवल्स का, पैराबोला का एक अच्छा सवाल, ठीक है। पैराबोला जो है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपवर्ड फेसिंग कब होता है, फंक्शन का वैल्यू <= 0 का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ फंक्शन विच इज बिलो x एक्सिस, ठीक है, ये होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A statue 4 मीटर हाई सिट्स ऑन अ कॉलम 5.6 मीटर, है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल, मैक्सिमम मिनिमम मतलब हाउ फार फ्रॉम द कॉलम मस्ट अ मैन हुज आई लेवल इज 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड स्टैंड इन ऑर्डर टू हैव द मोस्ट फेवरेबल व्यू ऑफ स्टैचू। तो बेटे ऐसा है, मूर्ति जो है खड़ी है, कहाँ खड़ी है, कॉलम पर। बना लेते हैं बेटे, ये अपन ने बनाया कॉलम, है ना, ये कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है, ये कॉलम। अब क्या है, स्टैचू बनाते हैं। आओ चलो स्टैचू बना लेते हैं। ये अपन ने स्टैचू बनाया। अब भाई मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि बहुत बड़ी अच्छी शानदार सी मूर्ति बनाऊँ, है ना, बना दी मैंने सीधी सादी। हाउ फार फ्रॉम द कॉलम मस्ट अ मैन हुज आई लेवल इज, बेटे आंख देख रहे हो, उसकी आंख है ना, उसकी आंख जो है जमीन से कितनी ऊपर है, ये 5.6 है बेटे, और ये बेटे यहाँ से यहाँ तक जो है बेटे कितना है, 4 मीटर बेटे। और बेटे क्या करना है अपने को, इधर से चलना है, आदमी इधर है, ठीक है, ऐसे है ना। तो बेटे ये जो दूरी दे रखी है बेटे अपने को, कितना दे रखा है, 1.6 मीटर। क्या बोल रहा है ये, स्टैंड इन ऑर्डर हाउ फार फ्रॉम द कॉलम, है ना, यहाँ से इस कॉलम से वो कितना दूरी पर हो, ये कैलकुलेट करना है अपने को, कितना दूरी पर हो। तो लेट्स से कि वो कॉलम से बेटे कितने डिस्टेंस पर हो, लेट्स से वो कॉलम से x मीटर के डिस्टेंस पर हो। अच्छा, इन ऑर्डर टू हैव द मोस्ट फेवरेबल व्यू। अब मूर्ति को जो है बहुत अच्छे से निहार रहा है, वो देख रहा है कि क्या शिल्पकार ने क्या नक्काशी करी है, ठीक है। तो नक्काशी को जो है वो निहार रहा है। तो भाई जब आप ताजमहल को देखते हैं, जस्ट इमेजिन, आप सोचें एक बार, आप
ताजमहल को देख रहे हैं या कुतुब मीनार को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बहुत दूर चले जाएंगे, यानी कि मान लो आप जयपुर से देखेंगे, है ना, जयपुर से आप कुतुब मीनार देखोगे तो कुतुब मीनार का कद्दू दिखाई देगा, है ना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर है। क्यों? बहुत दूर है, ये चिन्ना मुन्नू सा दिखेगा, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं दिखेगा। तो द आइडिया इज कि अगर आप बहुत दूर से किसी चीज को देखते हैं तो आपका उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको उसका कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, ठीक है। तो बेटे फंडा ये कि अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं, है ना, देखो आप, ये है मूर्ति के पैर, कदम, और ये मूर्ति की खोपड़ी, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को निहार रहे होते हैं ना, कैसे निहारते हैं अपन किसी चीज को? यूं यूं यूं, कैसे? यूं 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 यूं। तो बेसिकली आप समझ लो, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और इससे मैं ऊपर उठा तो ये बेटे क्या बन गया? एक एंगल बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ये एंगल बन गया। अब देखो आप, अगर आप बहुत दूर चले गए ना बेटे, तो बेटे आपको फील आ रहा है बेटे, बेटे 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 ये एंगल बेटे थीटा अगर है ना बेटे, तो ये किसको चला जाएगा? जीरो को। बहुत दूर से आपको जो एंगल है वो क्या होगा? जीरो फील आएगा। और बेटे अगर आप पास चले गए, आप मान लो कॉलम के नीचे टांगों की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, मूर्ति के टांगों की तरफ देख रहे हैं, तो क्या होगा? आप यूं यूं देख रहे हैं ना, यूं यूं, और ये आप मूर्ति का सर देखने लग गए आप, ठीक है बेटे। मैं दिखाता हूं दोबारा, ये मूर्ति है, आप मूर्ति के ठीक नीचे खड़े हैं बेटे, आप क्या देख रहे हैं? मूर्ति की टांगे आप देख रहे हैं और मूर्ति की खोपड़ी आप देख रहे हैं ना, ये देखा आपने मूर्ति का खोपड़ा। ओके, तो क्या हुआ बेटे? बहुत पास आने पर भी बेटे क्या हो रहा है बेटे? ये बेटे देख रहे हो बेटे, वो बेटे ये एंगल बेटे क्या है? बहुत कम है। क्या है? मूर्ति के बहुत पास जाकर के भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, एंगल जो है फिर भी क्या हो गया? कम हो गया। ऑल राइट, तो क्या होगा? इससे हमें एहसास हुआ कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, ठीक है, दूर से देखा कुछ नहीं दिखेगा, और पास जाके भी क्या, बहुत पास जाकर के भी अंडे उबल रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सोचो, बीच में एक बहुत सुंदर सा लम्हा आया होगा, है ना, एक खूबसूरत लम्हा, एक ब्यूटीफुल टाइम, एक पल ऐसा, जब जो है क्या हुआ होगा? जो आपका जो एंगल है बेटे, ये वाला एंगल देख रहे हो, जब आप मूर्ति का ऊपरी हिस्सा निहार रहे हो और मूर्ति का नीचे वाला हिस्सा निहार रहे हो, तो ये जो एंगल बन रहा है ना आपका, यों वाला एंगल है ना, तो बेटे ये वाला जो एंगल है ना बेटे, क्या हुआ होगा? मैक्सिमम हुआ होगा। अभी कम है, बहुत कम, बीच में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा एंगल, और पास जाकर के वापस क्या है? घटने लगेगा। तो इस वजह से क्या होगा? जरूर बीच में क्या होगा? मैक्सिमा आया होगा। इसीलिए कह रहा है ये कि बताओ वो दूरी जहां से ये जो एंगल है ना बेटे क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया है। तो मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बी एक्स। सवाल समझ में आ गया आपको? ठीक है, एक सर्टेन दूरी है जहां से आप बहुत अच्छे से मूर्ति को निहार सकते हैं। दूर जाकर के कुछ नहीं दिखता और पास जाकर के भी कुछ नहीं दिखता, ठीक है। और राइट है ना भाई, इसमें एक दोबारा मैं डायग्राम थोड़ा साफ सुथरा बनाता हूँ, क्योंकि कॉलम तो बेटे क्या है? वर्टिकली मानना पड़ेगा, पतला सा कॉलम मानना पड़ेगा और पतली सी मूर्ति माननी पड़ेगी, है ना। ठीक है बेटे, डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा, है ना। 1.6, 4 और 4। और हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है इसकी, है ना। ये बेटे एंगल क्या है? थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो ये जो थीटा है इसी को क्या करना है अपने को? मैक्सिमाइज, है ना। लिख लेते हैं इस बात को। सवाल ये 2 मैक्सिमाइज थीटा, क्या करना है अपने को? मैक्सिमाइज थीटा। थीटा का उच्चतम मान जो हो सकता है, सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, वो अपने को डिटरमाइन करना है। भाई पूरे मोहल्ले को क्या पसंद है? राइट एंगल ट्राइंगल पसंद है, ठीक है। और यहां पर देखो ये कॉलम सीधे खड़ा है और ये बेटे क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नेत्रों से भी हमने कॉलम को परपेंडिकुलरली देखा, ये 90, और आदमी क्या है? सीधे खड़ा है। तो 90 90 90 बेटे क्या बन जाएगा यहाँ पर? 90, है ना। ये पूरा क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल।
तो इसको बेटे ऐसा करते हैं, मान लेते हैं x है ना, तो ये भी बेटे क्या हो जाएगा x। क्यों? रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। हाँ बेटे, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था ना बेटे, तो ये सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसको भी लगे हाथ कुछ मान लेते हैं, एंगल अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इजीली लिख पाएंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा और टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना। एक बार लिखते हैं इसको। टेंजेंट ऑफ अल्फा बेटे क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में देखो बेटे, अल्फा के सामने कौन है बेटे? 4, और एडजेसेंट कौन है बेटे? x। और बेटे दूसरी चीज क्या है? टेंजेंट ऑफ ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है ना, तो सामने एंगल, क्योंकि ये भी ट्राइंगल बेटे क्या है? राइट एंगल। परपेंडिकुलर क्या है बेटे? 8, और बेस क्या है बेटे? अगेन x। अच्छा, tan ऑफ a प्लस बी है ना, क्या लिखा है बेटे? टेंजेंट ऑफ a प्लस बी। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है बेटे? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, है ना, 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b। और बेटे tan अल्फा को लिख देते हैं अपन 4/x। कितना क्या बेटे? 8/x इज इक्वल टू 4/x प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, है ना, 4/x इंटू tan थीटा। लो आ गया अपने पास tan थीटा, तो tan थीटा आ गया, थीटा निकाल लेंगे और उसी को क्या करना है अपने को? मैक्सिमाइज। बेटे उचका देते हैं इसको, है ना, या x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं राइट साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 4 प्लस x tan थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 4 tan थीटा। ये इधर लेकर कितना आ गया बेटे? 8x माइनस 32 इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 4x प्लस x स्क्वायर tan थीटा। बेटे यहाँ से tan थीटा को घेर लिया, है ना, तो 4x और बेटे इससे क्या आ जाएगा अपना 4x, और tan थीटा का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटे? 32 प्लस x स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है अपना tan थीटा। बेटे आप थोड़ा सोचिए, है ना, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं इसके बाद, है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे? tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 32 प्लस x स्क्वायर। तो बेटे थीटा किसका फंक्शन आ गया अपने पास? थीटा इज फंक्शन ऑफ x, और थीटा को ही अपने को डिफरेंशिएट करना है और थीटा का ही मैक्सिमम निकालना है। एक ये तरीका है ना, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। fx का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। चलो मैं पहले इसी तरीके से कर देता हूँ मेथड 1। तो बेटे f डैश एट x है ना, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे? 1/1 प्लस समथिंग समथिंग का स्क्वायर। इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेटे ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है ना। फिर अंदर के मसाले का डेरिवेटिव, तो मसाले का डेरिवेटिव बेटे कैसे आएगा? क्वेश्चन रूल से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बेटे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय बेटे कितना आ जाएगा? 2x। अच्छा तो बेटे कितना आ गया? 32 इंटू 4, 32 इंटू 4 कितना हो गया? 128 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, ये आ रहा है ऊपर। 4 कॉमन लेकर के आ रहा है बेटे 32 माइनस x स्क्वायर, है ना, बाकी सब पॉजिटिव चल रहा है बेटे, है ना, तो कहता आ रहा है 4√2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बेटे 4√2 प्लस एक्स, है ना। अभी बेटे ये भी पॉजिटिव है क्योंकि x डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिस्टेंस पॉजिटिव है तो डिस्टेंस प्लस एनी पॉजिटिव नंबर क्या होगा? पॉजिटिव। तो सारा दारोमदार डेरिवेटिव की साइन स्कीम का किस पर आ गया बेटे? इस पर आ गया है। अच्छा बनाते हैं इसको, तो ये जीरो कहाँ पर हो रहा है बेटे? 4√2 पर। और जब अपन साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, साइन स्कीम ऑफ डेरिवेटिव, जब बेटे x का वैल्यू क्या है? 4√2 से बड़ा होगा, है ना, तो 4√2 माइनस 4√2 से बड़ा क्या होगा बेटे? नेगेटिव। और x अगर 4√2 से कम होगा तो ये कितना होगा? पॉजिटिव। यानी कि स्टार्टिंग में फंक्शन क्या है? इंक्रीज है, और आगे क्या है? फंक्शन बेटे डिक्रीज है। तो इसी वजह से यहाँ पर कौन सी जगह पर x इक्वल टू 4√2 पर क्या आएगा? मैक्सिमा। तो यही आपसे पूछा था, तो आंसर आ जाएगा आपका 4√2, ठीक है।
एक और आप अप्रोच जो लगा सकते हैं, मेथड 2 जो काफ़ी ईजी है, वो आपको ये सोचना है एज थीटा इंक्रीजेज टेन थीटा इंक्रीजेज, है ना। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे टेन थीटा बढ़ रहा है ना, क्योंकि टेन थीटा बेटे क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन ना, एक्यूट एंगल के लिए इंक्रीजिंग होता है। तो अपन इसको देखते हैं, और इसमें बेटे मैंने पाया कि x से डिवाइड कर लें अपन, है ना। तो क्या बन रहा है बेटे, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/32/x प्लस x, है ना, ये बन रहा है। अच्छा, अब बेटे यहाँ पर अपन ने देखा कि ये तो AMGM से इसका क्या कर सकते हैं अपन, मिनिमम निकाल सकते हैं। और बेटे जब मिनिमम निकालेंगे, डिनोमिनेटर का मिनिमम करेंगे, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटे, मैक्सिमम। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और जब बेटे टेन थीटा को अपन मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो उस समय पर जब टेन थीटा ज्यादा, तो थीटा भी क्या होगा बेटे, ज्यादा, क्योंकि बड़े एंगल का टेन थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि टेन थीटा के इंक्रीजिंग फंक्शन, छोटे एंगल का टेन थीटा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें बेटे अपन AMGM लगा सकते हैं, 32/x प्लस x अपॉन 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 32। तो बेटे इसमें क्या किया अपन ने, इन दोनों को अपन ने बराबर कर दिया। कितना आ जाएगा ये, 32/x इज इक्वल टू x, है ना, यहाँ से आ जाएगा आपका x² इज इक्वल टू 32। आंसर वही आ रहा है, पॉजिटिव आंसर लेना है अपने को। क्या आएगा बेटे आंसर, 4√2। ठीक है, तो भाई अपन ने इससे रिवाइज किया मैक्सिमम मिनिमा का एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक का है। अपने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z1 इज 3 + √3 iota and Z2 is 2√3 + 6 iota are given in complex plane. The complex number lying on bisector of angle formed by vectors Z1 and Z2 is. तो Z1 Z2 जो वेक्टर्स हैं, उनसे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, उनका जो एंगल बाइसेक्टर है, उस दिशा में अपने को कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के बताना है। तो आओ चलो पहले एक बार इनको प्लॉट कर लेते हैं। 3 + √3 iota, है ना। हाँ भाई, तो मैं कहता अपन इनकी पॉइंट्स की जो है प्लॉटिंग कर लेते हैं। जैसे ये जो पॉइंट है बेटे, इसका मतलब क्या होता है बेटे, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट √3, है ना। यानी कि रियल पार्ट हो जाता है बेटे एब्सिसा, और आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो होता है इमेजिनरी पार्ट या ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, है ना। सिमिलरली यहाँ पर बेटे ये जो पॉइंट है ना, वो क्या है बेटे, 2√3, और y कोऑर्डिनेट बेटे कितना है, 6। क्लियर है ना ये। अच्छा जी, बनाते हैं चलो। तो 3, √3, भाई x कोऑर्डिनेट क्या थोड़ा ज़्यादा है, y कोऑर्डिनेट थोड़ा कम है। ये अंदाजे से अपन ने मार्क कर दिया 3, √3। 3 बड़ा है और √3 जो है छोटा है। 2√3 है ना बेटे, 2 × 1.7 कितना होगा, 3.4। तो बेटे इसमें y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। इजीली दिख रहा है अपने को, बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक, कि भैया जो 2√3 है, 6 है, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है कम है, y कोऑर्डिनेट जो ज़्यादा है। अच्छा बेटे, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला और ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला। समझते हैं इसको, है ना बेटे। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट देख रहे हो बेटे, 3 है। इसका मतलब ये दूरी बेटे कितनी है, 3 है, और ये बेटे कितना है, √3, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एम्पलीट्यूड होता है या आर्ग्यूमेंट होता है, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। टेन थीटा बेटे कितना हो जाएगा, y/x, है ना, y कोऑर्डिनेट, है ना। लिखते हैं इसको, और √3/3 कितना आ जाएगा, 1/√3। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल है ना बेटे, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये दूरी है ना, ये वाला डिस्टेंस बेटे, ये कितना है, 6 है। बेटे ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है, 2√3 है। ठीक है। अच्छा, तो अगेन मान लो ये वाला एंगल कुछ है, ये वाला एंगल बेटे कुछ है अल्फ़ा। तो टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा कितना हो जाएगा, y/x। 2 काट के बेटे क्या बन रहा है, ये √3।
तो बेटे अल्फा कितना आ जाएगा अपना 60 डिग्री, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट दिस आर गिवन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, द कॉम्प्लेक्स प्लेन लाइंग ऑन बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फाउंड बाय वेक्टर z1 z2। दोबारा बनाते हैं इन पॉइंट्स को, और केवल अब की बार अपन ये दिखाएंगे कि ये वाला एंगल 30 है बेटे, और ये वाला एंगल बेटे कितना है 60 है। तो बहुत आराम से रास्ते चलते ही दिख रहा है कि दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है ना, आधा एंगल है ना, तो बेटे वो कितना हो जाएगा, इसके बीच का अगर ये एंगल है ना और ये एंगल बराबर है, तो बेटे टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है, कितना रोटेशन है यहाँ से 30 डिग्री, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा बेटे 15 डिग्री, तो 30 प्लस 15 बेटे कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बाइसेक्टर की जो दिशा है बेटे वो कौन से डायरेक्शन में, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। अब क्या पूछ रहा है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फाउंड बाय वेक्टर्स। तो बाइसेक्टर पर यानी कि इसी लाइन पर जो 45 डिग्री बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उस लाइन पर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है ये अपने को बताना है। तो ओके, तो ऑप्शन चेक करते हैं बेटे। तो क्लियरली, वेरी क्लियरली वी कैन सी कि द पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन विल बी easily seen as they would lie on first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो बेटे ये रिजेक्ट हो गया। ये बेटे सही है ना, ये आराम से दिख रहा है, क्योंकि जो लाइन 45 डिग्री बना रही है बेटे, है ना 45 डिग्री बना रही है, तो आपने अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल 45 है, तो बेटे 45 90 ये वाला भी कितना हो गया 45, तो बेटे ट्राइंगल जो है क्या होगा बेटे, राइट आइसोसेलेस है ना। तो राइट आइसोसेलेस में बेटे क्या होगा कि जो पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटे वो दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है, क्या होगा एक्स और वाई बराबर होगा। तो ये सही दिख रहा है अपने को। क्या ये दोनों नंबर बराबर है, नहीं है, आराम से दिख रहा है कि ये नंबर बेटे इससे क्या है, बड़ा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, बी ऑप्शन, ठीक है। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को देखने का, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्लास में, कि बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना, वो अपने आप में क्या होता है, 2D वेक्टर होता है। क्या होता है बेटे, कॉम्प्लेक्स नंबर 2D वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ 2D वेक्टर। और बेटे फिर मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था कि मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बेटे बी वेक्टर, क्या है, एक वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो क्या है बेटे, आपने अगर मान लो एक वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है आपको, वेक्टर लिखना है, और बेटे वो उसका जो दिशा है, उसकी जो दिशा है वो क्या है, ए और बी के बीच में से होती हुई, यानी कि एंगल बाइसेक्टर की उसकी दिशा है। तो बेटे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ए बी का रिजल्टेंट मान लेते हैं आर वेक्टर। इफ आर इज द रिजल्टेंट, R is the resultant of A and B, तो R को कैसे लिखेंगे, A प्लस बी। पर अगर आपको कोई कह रहा है कि R का जो डायरेक्शन है दैट इज अलॉन्ग एंगल बाइसेक्टर ऑफ A and B, तो बेटे उसके लिए मैंने आपको फंडा बताया था, क्या फंडा बताया था मैंने आपको, रोम्बस। क्या बताया था आपको, रोम्बस। रोम्बस ऐसा होता है बेटे कि पैरेललोग्राम का स्पेशल केस, और पैरेललोग्राम का स्पेशल केस कैसे होता है बेटे, साइड लेंथ जो है वो क्या होती है, इक्वल, साइड लेंथ इक्वल। तो अपन क्या करें, अगर अपन इसका मैग्नीट्यूड बराबर कर दें तो रिजल्टेंट की दिशा क्या हो जाएगी, डायगोनल के अलोंग, और रोम्बस का डायगोनल क्या होता है बेटे, एंगल बाइसेक्टर। रोम्बस का डायगोनल इज एंगल बाइसेक्टर। अच्छा ओके, तो कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड बराबर, देखते हैं भी। आप इसको ऐसे इमेजिन करें, ये एक 2D वेक्टर लिखा है, जो रियल पार्ट है इट इज I component एंड इमेजिनरी पार्ट इज J component, ठीक है। I component का मतलब बेटे यहाँ पर आयोटा नहीं है, I तो वो वाला है X कोऑर्डिनेट वाला,
और जे जो है वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट वाला। तो जैसे मान लो इसको क्या किया अपन ने, यूनिट वेक्टर बनाया। तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए बेटे क्या करना होगा, इसको इसके मॉड से डिवाइड करना होगा। कर दिया डिवाइड, ये आ गया आपका Z1 कैप। क्या आ गया, Z1 कैप। कैसे पहनाते हैं अपन किसी को टोपी, टोपी पहनाने के लिए आप उसको डिवाइड कर दो बाय इट्स मॉड्यूलस प्लस 2√3 प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12 प्लस 36। कितना आ जाएगा बेटे, 12 है ना। तो 12 कितना होता है बेटे, 2√3 है ना। तो आएगा √3 + 1 अपॉन 2, ठीक है, ये आएगा। और बेटे यहाँ पर 48 है ना, 48 कितना हो जाएगा बेटे, 16, 4√3 और ये आएगा 2√3 प्लस 6 आयोटा। इसमें अपन एक तो √3 काट सकते हैं, 2√3 काट सकते हैं ना। तो 2√3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया और ये आ गया बेटे, है ना। अब अपन दोनों को ऐड करते हैं। तो बेटे इसमें रियल पार्ट देख रहे हो, रियल पार्ट कितना आ रहा है बेटे, √3 + 1 है ना। और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है बेटे, आयोटा इंटू √3 + 1 है ना, डिवाइडेड बाय 2। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें अपन पूरा 1 + √3 डिवाइडेड बाय 2 है ना, इसमें पूरा ये कॉमन ले सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा बेटे, कॉमन लेके 1 + आयोटा, ठीक है, 1 + आयोटा। ठीक है भाई। तो ये जो दिशा है ना, जो पॉजिटिव रियल पार्ट होता है बेटे, पॉजिटिव रियल पार्ट होता है, इससे आपके दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिशा कौन डिसाइड करता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है, आयोटा वाला जो हिस्सा है, उसमें अगर आपने पॉजिटिव पार्ट ले लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन पर, डायरेक्शन ये डिसाइड करता है। तो क्लियरली चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, सेम है। क्योंकि बेटे ये क्या लिखा हुआ है, 5 × 1 + आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं कि Z1 कैप प्लस Z2 कैप, ठीक है, Z1 कैप प्लस Z2 कैप इस डायरेक्शन में होगा अपना जो एंगल बाइसेक्टर वाला जो डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत आसान, मैंने इसीलिए रखा था यहाँ पर आखिरी जगह पर। बच्चे जनरली लास्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, पेपर के सारे क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें, ठीक है। हो सकता है आपको पेपर में बिल्कुल आखिरी में कुछ एक आसान क्वेश्चंस मिलें, ठीक है। तो ऑलवेज गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर। हमेशा पेपर में सारे क्वेश्चंस को अपने को अटेम्प्ट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल वेरिएट एक्स। तो बाइनोमियल से रिलेटेड सवाल है प्रोबेबिलिटी का, और सिंपल सिंपल से फॉर्मूले होते हैं इसमें बेटे। फॉर्मूले सबसे आसान, मीन इज इक्वल टू बेटे कितना होता है, NP। बेटे आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है ना, वेरिएंस क्या होता है बेटे, N × P × Q। तो बेटे गिवन है ना, इसका वैल्यू कितना दे रखा है अपने को, 7/3 है ना। इसका वैल्यू कितना दे रखा है बेटे, 14/9। डिवाइड कर दिया अपन इनको, है ना, 1/Q कितना जाएगा बेटे, 7/3। 14/9 से डिवाइड या 9/14 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बेटे, 3/2। तो Q का वैल्यू बेटे कितना आ गया, 2/3। हम जानते हैं कि P + Q क्या होता है बेटे, 1। या तो जीत होगी या हार होगी। तो अगर हार की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो जीतने का चांस बेटे कितना है, 1/3। जीतने का चांस क्या है, 1/3। ये पटक के यहाँ पर डाल दिया, तो इसको यहाँ पर डाला तो पटाख से अपने को N मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 7। अच्छा, N आ गया, P आ गया, Q आ गया। अब बेटे ये बोल रहा है कि रैंडम वेरिएबल जो है, वेरिएट जो है x का वैल्यू या तो 6 हो जाए, तो अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फॉर x = 6 और x = 7 है ना। ये दो चीज़ें अपने को डिटरमाइन करनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 7। क्योंकि बेटे दोनों इवेंट जो है क्या होंगे, डिसजॉइंट। या तो आप 6 बार जीतोगे, अब अगर आप 7 बार गेम खेल रहे हो तो या तो आप एग्जैक्टली 6 बार जीतोगे या आप एग्जैक्टली 7 बार जीतोगे। तो A यूनियन B क्या होगा बेटे, PA + PB। PA
प्लस पी बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बेटे 0, ठीक है। और बेटे इसको कैसे लिखते हैं बाइनोमियल से, बाइनोमियल से बेटे पी एक्स इक्वल टू 6 का फॉर्मूला बेटे क्या होगा, ये हो जाएगा एन सी आर पी की पावर एन माइनस आर और क्यू की पावर आर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6, सॉरी एन तो 7 है, और पी कितना है बेटे अपना 1/3 की पावर 1 इंटू 2/3 की पावर 6, बेटे पी आएगा ना, पी जीतने का चांस है ना, ये लिखना है। यहाँ पर आर आएगा और यहाँ पर आएगा एन माइनस आर, तो ये आएगा 6 और प्लस है ना, प्लस आएगा बेटे 7c7 1/3 की पावर 7 और दूसरा वाला का पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और 7c7 बेटे कितना होता है 7, 1/3 की पावर 6 इंटू 2/3 प्लस 1/3 की पावर 7, तो कितना आ गया बेटे 14 प्लस 1/3 की पावर 7, 15/3 की पावर 7, भाई 3 काट दिया, 3 काट के आ रहा है 5/3 की पावर 6, बेटे 5/3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 को क्या लिख लें बेटे 9 का क्यूब है ना, बेटे 9 का क्यूब याद करो कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729 है ना। आंसर देखते हैं 5/729 है ना, ये अपना आंसर। भी अगर कभी हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हो ना तो एग्जामिनर आपको भटकाएगा नहीं है ना। तो जैसे आपका फॉर्मूला अगर n माइनस आर आर भी है तो कितना बन जाता है ये 7c6 2/3 की पावर 6 1/3 प्लस 7c7 2/3 की पावर 7 है ना। एग्जामिनर कभी आपको भटकाएगा नहीं इस मामले में। तो ये कितना आएगा 7 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 7/3 की पावर 7। ऊपर काफ़ी हट्टा कट्टा मुस्टंडा नंबर आ रहा है, ऊपर 2 की पावर 6 कॉमन लेके आएगा बेटे 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 7। तो ये तो काट ही दें अपन है ना, 9 तो काट दें, तो 2 की पावर 6/3 की पावर 5 बेटे 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 3 की पावर 5 है ना। 729 को 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2 4 3 64/243 ऑप्शन में ही नहीं है। तो यही मैं कह रहा था एग्जामिनर कभी आपको भटकाएगा नहीं, कभी भी आपको पी और क्योंकि वैल्यू में अगर कन्फ्यूजन हो तो वो दूसरा ऑप्शन जो होगा ठीक है वो एग्जामिनर आपको नहीं देगा, ठीक है। तो डोंट वरी, हमेशा एनपीक्यू में पी क्या होता है जीतने का चांस और क्यू क्या होता है हारने का चांस है ना। रैंडम वेरिएबल जो एक्स है उसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली क्या होती है पी की पावर होती है। ओके ठीक है भाई, आज का टेस्ट पेपर अपन ने डिस्कस कर लिया, फिनिश कर लिया। आई होप आज का आपका होमवर्क है कि आप पेपर नंबर 7 जो है उसको आप एग्जामिनेशन कंडीशन में फिनिश करें, ठीक है। बिल्कुल क्लॉक के साथ आप फिनिश करें और क्लॉक के साथ फिनिश करने के बाद आप एक बार ज़रूर आप देखें कि आपने क्या गलतियां करी है ना, नोट्स उठा के देखें कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला शायद आपको याद नहीं है, ठीक है। ऐसा करने के बाद ही आप जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, पेपर 7 का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें अपन डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपको अलग अलग मेथड्स बता रहा हूँ, कभी किसी क्वेश्चन के 2 मेथड 3 मेथड बता रहा हूँ, तो वो आप केवल तभी देखें जब आपने एक तो एग्जामिनेशन कंडीशन में कर लिया हो और थोड़ा सा आपने नोट्स पढ़ लिया हो। अगर आप बहुत ही वीक हैं और आपका पर्पस केवल रिवीजन का है कि बस मुझे तो रिवाइज करना है, मुझे काफ़ी कम आता है और इस तरह से मैं जल्दी जल्दी काफ़ी चीज़ें ग्रास्प कर लूँगा, तो फिर यस आप डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पर आ जाएं। अगर आपके पास टाइम की काफ़ी कमी है और आपका काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है छूटा हुआ है, ताकि आप देख पाएँ कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बने हुए हैं और एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। बाय बाय।